नमस्कार साथियों। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तेरी मेरी कहानी का जो सेशन है वो 68 है और हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ प्रमोशन इन चिल्ड्रंस। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे संवर्धन किया जाए, यानी कि उसको कैसे बढ़ाया जाए, वो खुश रह सकें और हमें भी ये महसूस हो पाए कि जो भी हम उनके लिए कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके विकास के लिए, वो सही दिशा में कार्य हो रहा है। साथ ही हमें इस बात का भी हमेशा संज्ञान रहे कि हमारे बच्चे के अंदर जो व्यवहार या उसकी जो पढ़ाई की क्षमताएं हैं, उसके जो आसपास की उसकी क्रिएटिविटी है, क्या उस पर सही दिशा में कार्य हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सब का एक प्रकार से अगर देखें तो आपको सीधा सीधा कई बार आपका बच्चा स्वयं ही बता रहा होता है। आपके बच्चे का खुश होना, आपके बच्चे की नींद प्रॉपर लेना, आपके बच्चे का सही समय पे अपने कार्य को करना, अपना एक नियमित दिनचर्या का पालन करना, उसके साथ अपने खेल में पूरा भाग लेना, खाना ठीक से खाना, ये सब कुछ बता देता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सही दिशा में हो रहा है। क्योंकि आपके बच्चे की सकारात्मकता आपको ये बता रही होती है कि बच्चा खुश है। लेकिन अगर इसी के विपरीत बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, वो खाना नहीं खा रहा, उसकी स्लीप ठीक नहीं है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता, क्लासेस को नहीं करता, तो वहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर या उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक दिशा में नहीं हो रहा, या उनके अंदर बहुत सारी परेशानियों से वो बच्चे जूझ रहे हैं। इसी में हम आगे अगर आज के सेशन पर चर्चा करते हैं तो मैं उन सभी पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और जो टीचर्स हैं उन सभी के लिए आज का ये सेशन उनको देना चाहती हूँ कि वो इस सेशन को ज़रूर सुने और अपने आसपास जिसको भी वो मदद कर सकते हैं अपने लेवल से मदद करने का प्रयास करें। अगर हमने कुछ बच्चों को या एक भी बच्चे को उसके जीवन में खुश कर दिया और उसे सही तरीके से डेवलप कर दिया तो मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ा कोई एक खुशी का एहसास किसी अन्य चीज़ में नहीं होता है। बच्चों का नाम आते ही माता पिता वैसे ही संवेदनशील हो जाते हैं, वो बहुत अवेयर रहते हैं उन सभी चीज़ों को, उन तरीकों को सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए जो उनके बच्चों को खुश रखे, उनके बच्चों को विकासात्मक दिशा में लेकर जाए। आज हम जिन बच्चों की चर्चा कर रहे हैं वो है छोटे बच्चे। आप देख ही रहे हैं पिछले 2 सालों से बच्चे कभी ऑनलाइन और कभी ऑफलाइन के पढ़ाई के वातावरण में अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार वो अभिभावकों के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाते, कई बार वो इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाते, उनके ऊपर एक निरंतर दबाव बनता जा रहा है। सुबह उठो, आपकी क्लासेस शुरू हो गई और वो एक ऐसी क्लास जिसमें नीरसता है, जिसमें एक स्पर्श नहीं है, यानी कि एक एहसास नहीं है। वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में बच्चों का उस एहसास को ले पाना ये बहुत मुश्किल हो पा रहा है। वो एक डिजिटल स्क्रीन के जरिए अपनी टीचर को फील नहीं कर पा रहे, वो अपने पूरे क्लासरूम में बच्चों की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहे। वो जो आवाज़, वो जो विजुअल, ऑडियो और मोटर का एक संतुलन है वो घर में हो नहीं पा रहा। तो इसकी वजह से इस बच्चे उसमें कभी मन नहीं लगा पा रहे, लगा भी रहे हैं तो शायद एक दबाव के अंतर्गत। यहाँ पर बच्चों के अंदर जो भी एक हमने दबाव, एक प्रेशर उनको दिया, वहाँ से उनके व्यवहारों में बहुत सारे एक चेंजेस देखने को मिले। उनका खाना पीना, सोना, खेलना, वो सब कुछ बहुत ख़राब सा होने लग गया। वो ज़िद्दी होने लग गए, वो अपने पेरेंट्स को पसंद नहीं कर रहे, टीचर्स को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनके आसपास जो एक सकारात्मकता थी जिसमें वो जीते थे, वो सकारात्मकता का अभाव हो गया। अब हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हम अपने बच्चों के अंदर चाहे कितने भी चेंजेस आए, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो या किसी भी तरीके की शिक्षा हो, हमारा बच्चा बचपन से ऐसे क्या चीज़ों को हम अडॉप्ट करें या उनको शामिल करें जिससे कि वो खुश रह सके, वो सही दिशा में डेवलप हो सके। जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे के लेवल से जो रिस्क फैक्टर माने जाते हैं। उसमें बच्चे का एक स्कूल का
मैनेजमेंट नहीं होना। मेरे पास कल ही एक 2 दिन पहले भी और कल भी एक केस था बच्चे का, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो अक्सर जब देर से सोते हैं तो बच्चे को स्कूल स्किप हो जाता है। पूछा क्यों स्किप हो जाता है? क्योंकि बच्चा भी हमारे साथ देर में सोता है और हम अक्सर उसका स्कूल छुड़वा देते हैं। ठीक है, ये एक अभिभावक की अपनी सोच हो सकती है। तो यहाँ पर अगर उसके स्कूल का आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, आप उसको ये नहीं बता रहे हैं बचपन से कि ये एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है आपने कि रोज स्कूल जाना है, सिर्फ उस समय के अलावा जब आप किसी मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे हैं या कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई क्रॉनिक कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसमें कि आप बच्चे को की उस प्रतिबद्धता को भंग करवा रहे हैं। तो एक बच्चा बहुत छोटा है और इनोसेंट है, लेकिन आप उसे लर्निंग दे रहे हैं कि आप इस प्रतिबद्धता को छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और यही बच्चा जब बड़े होकर स्कूल से विड्रॉल लेता है तो पेरेंट्स से कहते हैं कि ये तो स्कूल नहीं जाता और मना करता है, और उसके बाद आप जाके टीचर, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से मिलना शुरू कर देते हैं। किंतु ये प्रतिबद्धता को ब्रेक करने की जो आदत थी वो किसने डलवाई, इसकी शुरुआत किसने करी कि आज हम घूमने जा रहे हैं, स्कूल की छुट्टी कर दो, आज हम शादी में जा रहे हैं, स्कूल की छुट्टी कर दो, आज हम देर से आए थे, स्कूल की छुट्टी कर दो। ये सब हमने जो कम्युनिकेशन किए स्कूल का मैनेजमेंट को एक ब्रेक करने में, वहाँ पर उस सबसे पहले बहुत स्ट्रिक्टली स्टार्टिंग से जब बच्चा प्ले ग्रुप में है वहीं रोक लग जानी चाहिए। साथ में बच्चे की जो एग्रेसिव बिहेवियर है या जो एक उसका जो एक नॉर्मल बिहेवियर भी है, जब वो 2.5 साल का है, 3 साल का है। मैं एक जर्नी में थी तो मैंने देखा कि एक कुछ बच्चे थे जो 2-2.5 साल के थे और ट्विंस थे, और वो दोनों ही बच्चे पूरे रास्ते में, जर्नी में अपने मम्मी पापा को उनके चेहरों पर चांटे मार रहे थे। मैं उन बिहेवियर की बात कर रही हूँ जो बच्चों के स्तर से हो रहे हैं और जिन्हें आप नहीं रोक रहे। तो वहाँ पे वो छोटे बच्चे थे और चांटे मार रहे थे, एंड बोथ कपल, मम्मी और पापा, उन दोनों के बच्चों की चांटों को एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर रोकिए। जो बिहेवियर आप एक बच्चे का 5 साल में, 10 साल में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो बिहेवियर स्टार्टिंग से भी मत करिए। वो बच्चा जब आपको पहली बार आपके चेहरे पर चांटा लगा रहा है पेरेंट्स के, आप उसको बच्चा समझकर आप वहीं रोके नहीं, नो, ये गंदी बात है। बच्चे को स्टार्टिंग से पता चलेगा। जब ये बच्चा और बड़ा होता है और अपनी जिद के लिए टेम्पर टेंट्रम का शो करने लगता है, एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगता है, वहाँ भी वो ऐसे रिएक्शंस को इस्तेमाल करता है, मारता है। तो ये भी शुरुआत हमने शायद स्टार्टिंग में इग्नोर कर दी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बच्चों के स्तर से होने वाले व्यवहार हैं जो बहुत बचपन में हो रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, और जब वो सबकॉन्शियसली हम उनको कर रहे होते हैं और वो उनकी लर्निंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको हमें रोकना होगा। इसके साथ ही बात आती है कि कौन से ऐसे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो उनको बचा सकते हैं, उनकी कोपिंग स्किल्स को एडवांस कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को एडवांस कर सकते हैं। वो सबसे अच्छी चीज़ है उनके साथ खेलना। पेरेंट्स के लेवल पर ये खेलना बिल्कुल बंद हो चुका है। अगर आप बच्चों के साथ एक समय कोई भी निकाल कर के, किसी समय पिता और किसी समय माता, वो अगर बच्चे के साथ खेलते हैं, वो सबसे बेहतर तरीका होता है बच्चों को ग्रो करने का और बच्चों के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ को लाने का। आप बच्चों के साथ जब खेलने जा रहे हैं उसे सिखाइए मत, बस उसके साथ उसके उम्र का बनकर आप खेलते जाइए। कुछ गलतियां वो करता है तो आप भी कर लीजिए, चीटिंग वो करता है तो आप भी कर लीजिए। आप एक बच्चे की तरह, जैसे आपको एक ये मान लीजिए एक रोल प्ले करना है बच्चे के साथ, उसी के हम उम्र बनकर खेलने का, वहाँ पर वो बच्चा आपके साथ आपकी कंपनी को एंजॉय करता है। ये एक बहुत बेहतर तरीका माना जाता है। इसके साथ साथ मैक्सिमम परिवारों में बच्चों के खाने पीने को लेकर के तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दिखाई जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ जो डेवलप होना है वो सब कुछ सिर्फ खाने से ही डेवलप होना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ खाने से डेवलप नहीं होना है। सब कुछ जो अच्छा डेवलप होगा उसमें एक और बहुत बड़ा रोल है, वो है बच्चों का एक्सरसाइज, उनकी फिटनेस। मैक्सिमम घरों में सवेरे उठने के साथ ही बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी यौगिक क्रियाओं से नहीं जोड़ा जाता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सवेरे उठते बच्चों की दूध की शीशी रेडी हो जाती है, बच्चों के टोस्ट, उनके बिस्किट्स रेडी हो जाते हैं, लेकिन
मैक्सिमम फैमिलीज़ में ये कल्चर ही नहीं है कि आप बच्चे को मॉर्निंग में पानी पिला के उसके फर्स्ट फ्रेश होने की बातों को करें कि मॉर्निंग का फर्स्ट फ्रेश इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ से उसकी फिटनेस जुड़ी हुई है। उसके साथ आप उसे बताएं कि 10 मिनट कुछ जंप, 10 मिनट कुछ आपने रनिंग कर ली, 10 मिनट आपने रोप स्किपिंग कर ली, 10 मिनट आपने कुछ भी हैंग कर लिया कहीं पर किसी बार पर, कुछ योगा कर लिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लिया। 10 to 15 मिनट्स भी अगर आप पैकेज बना दे बचपन से, जब आपका बच्चा 2.5 और 3 साल का है, आप देखेंगे आपके बच्चे की फिटनेस एक अच्छी ग्रोथ लेने लगेगी। और आप खाने पर इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि अदर एरियाज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पर अगर आप बच्चों को सुबेरे उठकर एक्सरसाइज कराएं, यौगिक क्रियाएं कराएं, आपका बच्चा अपने आप ही एक फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ की तरफ भी बढ़ने लगेगा। आप उसके बाद यौगिक क्रियाओं के बाद ही उसके अंदर एक उसको आदत डलवाएं कि जब हम मॉर्निंग में फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन आफ्टर हम एक अपना कुछ अच्छा मॉर्निंग का मील लेते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, फ्रूट्स है, मिल्क है, कुछ भी है। लेकिन अधिकांश घरों में शुरुआत बस ब्रश से होती है और उसके बाद फिर खाने से होती है। बीच में मॉर्निंग फ्रेश कंप्लीटली मिसिंग है। 2.5-3 साल के एज से अगर आप मॉर्निंग फ्रेश पे फोकस नहीं करते तो ये एक कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है और बच्चा टाइम टू टाइम या कई बार दिन में अपने स्टूल पास कर रहा होता है। ये एक इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चा बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो मॉर्निंग में जब स्कूल पहुंचता है तो वो अक्सर पॉटी करने जा रहा होता है। अक्सर आप स्कूल में रिपोर्ट लेंगे, मैक्सिमम बच्चे स्कूल में पहुंचकर अक्सर स्टूल पास कर रहे होते हैं या फ्रेश हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर से सही समय पे उठाया नहीं गया। उनको मॉर्निंग से जब वो प्ले ग्रुप में थे तभी उन्हें आदत डलवाई गई कि उठो और अगर नहीं भी नहाते हो तो भी चल जाएगा, विंटर्स हैं तो मत नहाओ, आप मॉर्निंग में फ्रेश नहीं भी होते हो तो भी चल जाएगा, बट यू हैव टू ईट समथिंग फर्स्ट। हमने पूरे तरीके से एक कल्चर को पूरा पलट के रख दिया है। एक तरीके को, जो बच्चों की डेवलपमेंट का तरीका था, वो पूरा का पूरा पलट के उल्टा चल रहा है। इस तरीके को पूरा सही करना होगा और बहुत ही स्टार्टिंग से सही करना होगा। 2.5 साल इज अ करेक्ट एज टू स्टार्ट एंड फीड दीज ऑल थिंग्स इन योर चिल्ड्रंस। तो वहाँ पर आप देखेंगे आपके बच्चे, आपका जो किड है बहुत छोटा है, जो प्ले ग्रुप में जाने के लिए अब रेडी हो गया है, आप यहीं से सारे जो एक सिस्टम है उसको तरीके से अप्लाई करना या इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आता है बच्चों का एक हॉबी और उनका जो क्रिएटिव फील्ड है। अक्सर बच्चे स्कूल और ट्यूशन तक सीमित होते हैं, उनको को करिकुलर एरियाज के साथ बहुत कम स्थिति में जोड़ के रखा जाता है। आपको देखना होगा कि आपका बच्चा म्यूजिक, डांस, स्टार्टिंग आप ये लीजिए कि आप अपने बच्चे को हर एरिया में भेजिए, चाहे वो एबेकस है, चाहे वो आपका म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, डांस है, तो आप अपने बच्चे को हर एक एरिया में भेजें। धीरे धीरे करके 3 इयर्स तक कंटिन्यूअस बच्चे को भेजने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा आपका बच्चा डांस में एक बहुत अच्छी स्किल रखता है या स्पोर्ट्स में अच्छी स्किल रखता है, म्यूजिक में अच्छी स्किल रखता है। उसके बाद आप उसको परफेक्शन के साथ उसी एक स्ट्रीम में भेजने लग जाइए। किंतु ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स टेम्परेरी बच्चे को डांस में भेज रहे होते हैं, 1-2 महीना भेजते हैं, घर बिठा लेते हैं, फिर वो म्यूजिक चला जाता है, 1-2 महीना भेजते हैं, फिर घर बिठा लेते हैं, एबेकस करता है तो पूरा नहीं करता। अक्सर ये जो एक इनडिसिप्लिन यानी कि अनुशासनहीनता है, ये अनुशासनहीनता हम जब जीवन में अपनी आदतों में और अपने तरीकों में लाते हैं तो डेफिनेटली बच्चे भी इसी तरीके से सिस्टमैटिक ना हो करके एक बहुत ही गलत तरीके से डेवलप हो रहे होते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उनको क्या अच्छा लगता है। फिर हम कहते हैं कि हमने तो इसे डांस में भी भेजा था, हमने तो इसे म्यूजिक में भी भेजा था, बट हमने कंटिन्यूअस 3 इयर्स किसी भी चीज़ पे काम नहीं किया, बच्चे को जोन ही नहीं दिया जहां बच्चा और आप ये फील कर पाते कि हाँ ये बच्चे की स्किल है सॉरी। तो जब हम एक किसी चीज़ को टाइम नहीं देते तो वो ग्रो नहीं हो पाती, ग्रो नहीं हो पाती तो वो स्किल नहीं बन पाती, स्किल नहीं बन पाती तो वो खाली रह जाता है। इसी तरीके से आप अपने बच्चे का एक अगर सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं सॉरी, तो आप इस बात पे ज़रूर फोकस करिए
कि आखिर आप एक लंबे अरसे तक, लंबे समय तक अपने बच्चे को किसी एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट रखिए। ट्यूशन और स्टडीज़ कोशिश करें। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू मुझे पेरेंट्स के साथ और बच्चों के बीच में मिलता है। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ मैं उन इंस्टीट्यूशन से भी एक अपील करूँगी कि वो भी पेरेंट्स को एटलीस्ट ये कहना बंद करें कि आप घर में पढ़ाते नहीं हैं। बच्चे का सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना और वो एक माहौल देना जिसमें उसे सिर्फ पढ़ना है, ये आप पेरेंट्स का रोल होना चाहिए। ना ही कि वो बैठकर बच्चे के कंसेप्ट को क्लियर कराएं कि कैसे सब्सट्रैक्शन होगा, कैसे एडिशन होगा, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू राइट। कोशिश करें, बच्चे से कहें कि एजुकेशन को लेने का जो एक जोन है दैट इज स्कूल। आपने जो स्कूल में पढ़ा है आप रिवीजन घर में करिए, आप रिवीजन होमवर्क के थ्रू करिए, आप रिवीजन रीडिंग के थ्रू करिए, आप रिवीजन राइटिंग के थ्रू करिए, बट यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स विच यू रीड एंड विच यू स्टडीड इन अ डे, सेम डे। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ ये कहते हैं कि 6 to 8 PM इज़ फॉर द स्टडी, और उस बीच में आप अपने घर में टीवी नहीं चलाते, उस बीच में अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं तो फिर आप स्टडी आवाज़ को उस तरीके से फ्लक्चुएट करते हैं कि वो 2 घंटे या 1.5 घंटे कैसे निकलेंगे। आपको जोन देना है, आपको एक माहौल देना है, ना ही कि बच्चे की कॉपी किताबें खोल के 2 घंटे बैठ जाना है। और अक्सर पेरेंट्स ये रोल प्ले कर रहे होते हैं, बच्चा उससे भागने लगता है, बच्चे की जो बॉन्डिंग है अपने पेरेंट्स स्पेशली मदर के साथ वो वहाँ से ख़राब होने लगती है। और पेरेंट्स और ये स्पेशली मदर इस डर के साथ बच्चे को छोड़ नहीं पाती कि बच्चा वीक हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, और बच्चे को सेल्फ स्टार्टर या उसका सेल्फ जोन कभी भी क्रिएट ही नहीं हो पाता। फ्रॉम द नर्सरी से लेकर के 5th तक 4th तक पेरेंट्स इस तरीके से उसके वर्क में अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बच्चा क्लासरूम में अपनी अटेंटिवनेस को खो देता है। बच्चा समझ नहीं पाता कि क्लासरूम में अटेंटिव होकर पढ़ना क्या होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है कि उसकी मदर घर में उसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, नाउन की डेफिनेशन सब कुछ सिखा देगी। लेकिन जब 4th और 5th के बाद सिलेबस बढ़ता है, यहाँ पर एक बैरियर आता है पेरेंट्स के लेवल पर। वो उतना टाइम या वो उतने लेवल पर बच्चे को नहीं एक अच्छे तरीके से डील कर पा रहे, या वो अब उनके लेवल से बाहर की बात हो रही है। वहां से स्टार्ट होता है ट्यूशन का सिलसिला। बच्चा तो डिपेंडेंट ही रह गया, पहले स्कूल में अटेंटिव नहीं हो पाया क्योंकि उसे पता है जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो उसकी मम्मी उसको शाम को पढ़ाएगी। तो मदर टीचर बन गई और मदर नहीं रह गई, और ऐसी टीचर बन गई जिसके साथ बच्चा डिसिप्लिन भी नहीं है। अब ऐसे ही शिक्षा का और ऐसे कल्चर का और ऐसे बॉन्डिंग का रिजल्ट इसी तरीके से बिगड़ा हुआ आता है, जो अक्सर आज स्कूल्स में पेरेंट्स को घर पर एक सामना करना पड़ रहा है। कोशिश करें, बच्चे को बताएं कि पढ़ने का जगह स्कूल है, सब कुछ वहीं से समझ के आओ। हम सिर्फ आपको एक टाइम दे सकते हैं, हम आपको एक जोन दे सकते हैं, हम आपको एक माहौल दे सकते हैं कि इस टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। वहाँ पे अपने डिस्टर्बेंसेस को एलिमिनेट करके रखिए, वहाँ पर किसी अन्य तरीके की चर्चा या अन्य डिस्टर्बेंसेस को मत क्रिएट होने दीजिए। वहाँ पर बच्चे के साथ कनेक्ट रहिए। अब वो हिंदी पढ़ रहा है, अब वो इंग्लिश पढ़ रहा है, उससे पूछते जाइए अब वो कौन सा चैप्टर कर रहा है, अब उसने कितना काम कर लिया। जब वो आपको होमवर्क करके दिखाता है तो बस उसे करेक्शन मत करिए, अगर उसने कोई सम रॉन्ग भी किया है उसे रॉन्ग जाने दीजिए। नेक्स्ट डे उसका टीचर वहाँ देखेगा और कहेगा कि ये सम रॉन्ग था, और उसे एक्सप्लेन करेगा। उसे पता चलेगा टीचर को कि मेरे क्लास के बच्चे सम्स को ठीक नहीं कर पाते, इट मीन्स कि जो मैंने पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर बच्चे को एक भी बच्चे को क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने उस बच्चे की कॉन्सेप्ट को क्लियर कराए। लेकिन इससे जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट ये होता है कि पेरेंट वहीं पर करेक्शन कराते हैं और बच्चे को अपने तरीके से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, और बच्चा उस समय तो कर देता है लेकिन धीरे धीरे करके वो टीचर तक नहीं है कम्युनिकेशन हो पाता कि बच्चे को समझ में आया था या नहीं आया था।
बच्चे टीचर को लगता है कि बच्चे को समझ में आया और कर दिया, और मदर को लगता है कि बच्चे ने मैंने समझाया और बच्चा समझ गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना बच्चा समझ पाता है और बच्चे के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वीक होने लगते हैं और स्लोली स्लोली वो पढ़ाई से मन चुराने लगता है। तो पेरेंट्स टीचर ना बने, टीचर को ही टीचर का काम करने दें, उन्हें ही लर्निंग कराने दें, उन्हें ही अंडरस्टैंड कराने दें, स्पेशली एकेडमिक्स एरिया। आप बच्चे को बस मॉनिटर करें कि बच्चा उस समय में अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बच्चे से बोले जब आप कर लोगे तो मुझे दिखा दो। अगर कलरिंग में सर्कल के बाहर भी कलर चला गया है, उसे थोड़ा बहुत गाइड कर दें कि बेटा इसे ऐसे करते हैं। अगर आपका बच्चा ठीक नहीं कर पा रहा है तो जैसा वो कर पा रहा है वैसा ही जाने दें, और उसके बाद वहां पर टीचर्स का रोल होगा कि वो बताएं कि उन्हें कलरिंग सर्कल के अंदर करवानी थी और कितने अच्छे से बच्चे को कलरिंग करनी चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट स्कूल में टीचर के द्वारा कम्युनिकेट हों एक डिसिप्लिनरी वे में, वो सबसे बेहतर तरीका होता है। यहाँ से पेरेंट्स की बॉन्डिंग, टीचर्स के बॉन्डिंग, सारी कुछ बहुत ही एक एडवांस लेवल पर डेवलप होती है। अगर हम ये देखें कि बच्चे की फिटनेस और बच्चे की स्टडी, बच्चे की को करिकुलर एरिया, और उसके साथ उसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ अ टाइम टेबल। अक्सर हम बच्चों के टाइम टेबल को इग्नोर कर जाते हैं। बच्चे का सोने का समय, जागने का समय, छुट्टी है तो 10 बजे तक सो जाओ, ये एक कल्चर बहुत ही कॉमन हो गया है। इस कल्चर को ब्रेक होना होगा। अगर छुट्टी भी है तो भी सेम टाइम पे उठो, सेम टाइम पे फ्रेश हो, सेम टाइम पे अपनी फिटनेस को फॉलो करो, अपने योगा और एक्सरसाइज को करो, और उस दिन आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें करें। यानी कि अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उससे पूछें कि आज आप किचन में क्या चाहते हो, कि क्या करना चाहते हो, उसे किचन में इन्वॉल्व करें, घर के हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व करें। आज चलो हम मिलकर आपकी स्टडी टेबल की डस्टिंग करते हैं, आज चलो हम मिलकर आपकी साइकिल साफ करते हैं, आज हम प्लांट्स को वाटर देते हैं, आज हम अपने प्लांट्स के बारे में जानते हैं, हम चलो छत में जाके थोड़ी देर धूप सेकते हैं, हम आउटिंग पे जाते हैं, आज हम थोड़ा सा पार्क में जाते हैं सवेरे, जो हम बाकी दिन नहीं करते। लेकिन फिर अगेन इसके अपोजिट होता है। आज छुट्टी है यानी कि सब कुछ स्कूल पर डिपेंड है। अगर स्कूल योगा कराएगा तो आपका बच्चा योगा करेगा, स्कूल स्टडी कराएगा तो आपका बच्चा स्टडी करेगा, स्कूल अगर को करिकुलर एरियाज में इन्वॉल्व करेगा तो आपका बच्चा स्कूल में के थ्रू ही सारी चीज़ों को करेगा। तो फिर पेरेंट्स का रोल क्या है? पेरेंट्स का रोल है कि जिस दिन कुछ नहीं भी है उस दिन आपने क्या भरा, उस दिन उसके खाली समय को आपने सोने दिया, आप उसे रात तक जगाते हैं। आज सैटरडे है, 12 बजे तक जागो, सुबह संडे है, 10 बजे तक सो। इस कल्चर को सबसे पहले हर पेरेंट स्टार्टिंग से ब्रेक करे। आगे चल के अगर आप उम्मीद करेंगे कि अब 10th आ गया है या बोर्ड आ गए हैं और आपका बच्चा इस कल्चर को फॉलो करेगा, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। इवन 5th क्लास के बाद भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। स्टार्टिंग नर्सरी से करनी पड़ेगी। जैसे एक पेड़ को हम अगर अच्छी खाद पानी देते हैं तो हम उसे छोटा जब होता है तभी से देते हैं, बड़े होने के बाद वो मेच्योर हो जाता है और चेंजेस नहीं हो पाते। तो आई थिंक कि अगर आप बच्चे की क्रिएटिविटी, अब बात आती है कि बच्चे को से कुछ क्रिएट करवाएं, बच्चे से किचन में कुछ बनवाएं। छोटा बच्चा भी है तो भी उससे पूछे कि सैंडविच में क्या लगाएं, उससे पूछिए कि कैसे हम सैलेड्स में क्या क्या खाओगे, उसे इंट्रोड्यूस करिए किचन के एरियाज के बारे में, किचन के सामानों के बारे में। आपका बच्चा आपकी घर से कनेक्टेड रहेगा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका बच्चे को आपके घर में एक मज़ा आने लगेगा, उसे लगेगा ये मेरा घर है, और वो अपने घर की चाहे बालकनी है, प्लांट्स है, आपकी किचन है, किचन की ग्रॉसरी है, उसे हर चीज़ का एक नॉलेज होगी कि हाँ उसकी ग्रॉसरी में क्या चीज़ फिनिश हो रही है, उसे पता होगा कि नमक किस डिब्बे में रखते हैं, उसे पता होगा कि किस जगह पर किस कंटेनर में क्या चीज़ रखी होगी। वो सिर्फ इस तक सीमित नहीं होगा कि मेरे बिस्किट और मेरे चॉकलेट्स और मेरी आइसक्रीम कहाँ रखी है, उसे हर एक बात को पता होगा कि घर में क्या चीज़ कहाँ पर रखी है। और वो अपने एक जोन में नहीं जिएगा, वो पूरे घर में हर एक कोने में जिएगा। जब आपका बच्चा आपके घर के हर एक कोने में जिएगा, हर एक कोने को अपना मानेगा, तो वहाँ पर जाकर बच्चे का एक अच्छा विकास होगा और आप महसूस कर पाएंगे कि आपका छोटा बच्चा खुश रहता है क्योंकि ये उसका अपना जोन है। तो कोशिश करें आज के जो टिप्स हैं आप उन टिप्स को फॉलो करें, और कोशिश करें कि अगर कोई दिक्कत आपको स्टार्टिंग में ही दिखती है, बच्चों का स्टैमरिंग, एक स्टैमरिंग बहुत कॉमन इशू है कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा
अटक अटक कर बोल रहा है एट द एज ऑफ 3, 4, 5, आप इसे इमीडिएट एक्सपर्ट्स के साथ कांटेक्ट कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि ये क्या हो रहा है। वहीं पर इसे रूल आउट करा जाएगा और इस इशू को से बाहर निकला जाएगा। किसी भी चीज़ को, किसी भी बिहेवियर को ऐसे ही जाने मत दीजिए। बच्चे का एक अच्छा एक विकास होना ये हम सभी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपके बच्चे के कोई भी बिहेवियर आपको जैसे ही फाइंड आउट होते हैं, आप इमीडिएट हमारे हेल्पलाइन नंबर पर 9411731750 पर ज़रूर भेजते रहिए। हम आपको बेहतर एक गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर हमें लगेगा कि बच्चे का केस थोड़ा ज़्यादा सीरियस है तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग रेफ़र कर सकते हैं। आपसे कह सकते हैं कि आपके क्षेत्र के आसपास जो भी कोई साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, आप उससे इमीडिएट संपर्क करें और उसके साथ कांटेक्ट बनाकर रखें जब तक कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बिहेवियर को नहीं करने लगता। एक और चीज़, अक्सर पेरेंट्स मान लेते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या किसी भी तरीके के व्यवहार के लिए अप्रोच करना दैट मीन्स कि आपके बच्चे को मेंटल इश्यूज हैं। कि अगर आपके बच्चे का पेट खराब होता है, अगर आपके बच्चे के कोई फ्रैक्चर हो जाता है, अगर आपके बच्चे को बुखार आता है, आइज में चश्मा पहनता है, तो आप बिल्कुल भी इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करते कि मेरे बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को स्पार्क्स लग गया है, मेरे इतने छोटे से बच्चे का स्टमक अपसेट रहता है, ये फ्रेश नहीं हो पाता या ये बार बार फ्रेश होता है। आपके छोटा सा बच्चे को किडनी में इश्यूज है, स्टोन है, आपके बच्चे को शुगर हो रही है, आपके बच्चे को, छोटे से बच्चे को बहुत सारे स्किन के इश्यूज हैं, लेकिन आप कभी भी उसे स्टिग्मेटाइज नहीं करते और बहुत ही शौक से बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं कि हम बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, इसको ये इश्यूज है। किंतु सिर्फ एक चीज, उसके खुश होने वाले एरियाज, जो उसकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो प्रेशर उसके अंदर बिल्डअप हो रहा है, जो एंग्जाइटी बिल्डअप हो रही है, वहां पर जो आपका बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, उसके लिए अक्सर हमें शर्म आती है, अक्सर हम छुपाते हैं, अक्सर इसकी चर्चा नहीं करते और जाने से कतराते हैं। हमें लगता है इट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड द वेस्टेज ऑफ मनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ गूगल के थ्रू या कुछ अच्छे बुक्स के थ्रू एजुकेट होने की ज़रूरत है। हर उस पेरेंट्स को जिसको लगता है कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करना, स्कूल काउंसलर के साथ बच्चे के सेशंस करवाना, ये एक शेमफुल चीज़ है, तो ये अपने आप में हमारे बच्चे को एक विकसित ना होने की देने की एक कारण बन जाता है। तो यहाँ पर आपको भी एजुकेट होना पड़ेगा, स्कूल को, पेरेंट्स को, सभी को एजुकेट होना पड़ेगा कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमें आदत में लाना पड़ेगा कि हम अपने साइकोलॉजिस्ट को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और समझें कि हाँ, हमारा मेंटल हेल्थ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ओल्डर एज के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को समझेंगे और उम्मीद है कि इसे स्वीकार भी करेंगे कि हम कितनी बेहतर तरीके से अपने और अपने अपनों के जीवन को सुधार सकते हैं या उनको एक दिशा दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने जो आपके परेशानियां हैं, आपके सवाल हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें भेजते रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और इसी के साथ फिर एक नए विषय में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।